नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्टो इंटीग्रल का, जिसमें पूछा गया है कि जो रियल पार्ट है z का उसका हमें कॉन्टो इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। सो एक ट्रायंगल है जिसकी वर्टिसेस दी हुई है और काउंटर क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन है। ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था। तो अगर हम इसको प्लॉट करें एक्स वाई प्लेन पे तो 0 एंड ए प्लस आयोटा ए, तो एक्स एक्सिस पे भी ए है, वाई एक्सिस पे भी ए है। तो इस तरीके का हमें एक ट्रायंगल मिल रहा है। इसको कैलकुलेट करने के लिए रियल पार्ट लेना है हमें सिर्फ z का। तो हम कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं, अगर ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ये दिस इज़ ए, ये b है और ये c है। तो ये लाइन सेगमेंट्स से बना हुआ है, मतलब ए बी एक लाइन हो गई, एक लाइन सेगमेंट हो गया, देन बी सी दूसरा लाइन सेगमेंट एंड देन सी ए तीसरा लाइन सेगमेंट। तो उसको मैं नाम दे रही हूँ C1, C2 एंड C3। तो कैलकुलेट करने का वे कैसा होता है वो पहले हम देख लेते हैं। अगर लाइन हो या लाइन सेगमेंट हो या सर्कल रीजन दे रखा हो जिसका हमें कॉन्टो इंटीग्रल फाइंड करना है, तो किस तरीके से हम करते हैं। सबसे पहला है लाइन। लाइन के केस में हम यूज़ करते हैं z1 माइनस टी प्लस z2t। ये z1 हो गया, ये z2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो t की लिमिट होती है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी के बीच में होती है। ये लाइन का है। इस चीज़ को मैं अभी आपको समझाती हूँ। अगर लाइन सेगमेंट का केस है, लाइन सेगमेंट, तो हम यूज़ करते हैं ZT इज इक्वल्स टू Z1 1 माइनस टी। बिल्कुल सेम रहेगा, कंडीशन में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, जस्ट जो लिमिट है उसमें डिफरेंस आ जाएगा। ये हो जाएगा 0 से लेकर 1 तक। बट अगर यही केस रे का हो जाता है तो फॉर्मूला हम बिल्कुल सेम यही यूज़ करेंगे। तीनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बट जो लिमिट है टी की उसमें चेंजमेंट रहेगी। अब इस चीज़ को ध्यान से समझो। जो लाइन होती है उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि वो नेवर एंडिंग है, ठीक है। इसलिए हमने लिमिट रखी है टी की माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। जो लाइन सेगमेंट होता है वो एक डेफिनेट होता है, उसकी स्टार्टिंग भी होती है एंडिंग भी होती है, इसलिए हमने लिमिट रखी हुई है फ्रॉम 0 to 1। देन अगर रे का केस है तो रे की जो स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट वो हमारा फिक्स्ड होता है, बट उसका हमारे पास एंडिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं होता, इसलिए हमने इसकी लिमिट रखी है 0 to इन्फिनिटी। अब ये जो फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम इसको कैलकुलेट करेंगे वो हमारा सेम है तीनों ही केसेस में। यहाँ पर जो भी हम Z1 और Z2 यूज़ कर रहे हैं ये वो पॉइंट्स होते हैं। जैसे लाइन सेगमेंट के केस में क्योंकि ये फिक्स्ड है तो आपको ये जो पॉइंट्स पता होंगे Z1 Z2, इन्हीं पॉइंट्स को हमने यहाँ पे नाम दिया हुआ है। एंड जब वो फिक्स्ड नहीं है तो लिमिट जो है वो चलती जा रही है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में। तो कॉन्टो इंटीग्रल कैलकुलेट करने के लिए, निकालने के लिए हर एक केस में हम इसका यूज़ करेंगे, बट लिमिट जो है वो चेंज हो जाती है। अगर केस सर्कल का हो तो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें रेडियस है, सेंटर है और एक एंगल है। तो इस वजह से हम इसमें यूज़ करते हैं Z0 प्लस R cos t प्लस आयोटा sin t, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Z0 प्लस R e टू द पावर आयोटा t। सर्कल का थोड़ा सा अलग होता है और यहाँ पर हम एंगल को डिफाइन करते हैं 2 पाई से लेस, क्योंकि आपने 0 से स्टार्ट किया और 2 पाई पूरा कंप्लीट कर दिया, एक सर्कल आपको मिल गया। तो ये कॉन्टो इंटीग्रल निकालने के वेज हैं। अब क्योंकि ट्रायंगल मिला है तो हमारे पास 3 लाइन सेगमेंट है 1 2 एंड 3, तो हम तीनों लाइंस का अलग अलग इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे लाइन सेगमेंट के, और हम लिमिट रखेंगे फ्रॉम 0 to 1। तो अब वापस से आ जाओ यहाँ पे और देखो कैसे कैलकुलेट करना है। तो यही सेम चीज़ जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ z dz C1 के केस में, C2 के केस में एंड C3 के केस में हम लेंगे। अब पहले की बात करें तो पॉइंट्स क्या हैं 0 और 1,
ठीक है। तो ये जो z1 पॉइंट है ना, वो बेसिकली इस तरीके से लिखा जाएगा 0 प्लस आयोटा 0, मतलब हम x भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं और y कोऑर्डिनेट भी लिखते हैं, क्योंकि z क्या होता है हमारा, दिस इज x प्लस आयोटा y। ओके, अभी दोनों ही केसेस में 0, अगर हम a की बात करें तो हम ऐसे लिखेंगे a प्लस आयोटा 0, क्योंकि इसमें y 0 है। और अगर आप इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हो तो हम कैसे लिखेंगे, सिंपली a प्लस आयोटा a। तो ये मैंने आपको तीनों पॉइंट्स के बता दिए, दिस इज a, ये b है और ये c है जो हमने यहाँ यूज़ किया है। तो पहले C1 केस के लिए जो मैंने फॉर्मूला बताया था, Z1 1 माइनस टी प्लस Z2 एंड टी, इसमें पुट करो। Z1 की वैल्यू है 0 प्लस आयोटा 0, 0 ही है, आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रखोगे ये पूरा जो है वैनिश हो जाएगा, 0 हो जाएगा। Z2 की जगह पर हम रख सकते हैं a प्लस आयोटा 0 और ये हो जाएगा t, इससे मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 0 हो जाएगा, बट यहाँ पर आ जाएगा a t। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो मुझे फर्स्ट के केस में मिला है उसमें कहीं पर भी आयोटा नहीं है, मतलब ये मुझे रियल वैल्यू ही मिली है, ये मुझे z की रियल वैल्यू मिली है। तो पहले के केस में हम यहाँ पे लिख सकते हैं रियल पार्ट की जगह पर a t, ठीक है, और इसका इंटीग्रल चलेगा dz। इसी तरीके से हम सेकंड का कैलकुलेट करेंगे। अब सेकंड के केस में ये मेरा पहला पॉइंट, ये मेरा दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तो अगेन यहाँ पे ये वाला तो 0 है, a1 माइनस टी, ठीक है, मैं 0 वाला केस नहीं लिख रही क्योंकि वो मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। Z2 के केस में ये आ जाएगा, तो a प्लस आयोटा a टी, आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा प्लस a टी प्लस a आयोटा a टी, इससे ये कैंसिल हो गया। अब ये आयोटा वाला पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, मुझे सिर्फ रियल पार्ट चाहिए, तो मुझे मिल गया a, तो रियल पार्ट की जगह पर लिख दिया। अगेन इसको मैं यहीं पे इरेज करके लिख देती हूँ। इसके केस में मुझे मिल गया a और ये हो जाएगा dz। इसके केस में मुझे मिला था a t, ये हो जाएगा a t। वन मोर थिंग, क्योंकि अब हमने t की फॉर्म में कर लिया है तो हमें dz भी चाहिए होता है, वो मैं आपको और बता दूँ कैसे होगा। लास्ट वाले केस में जो हमने फर्स्ट वाला कैलकुलेट किया था उसमें हमें ए टी ही मिला था, तो जो z की वैल्यू आई थी वो ए टी आई थी, तो यहीं से आप dz करके इसकी वैल्यू को निकाल सकते हो। तो यहाँ से मैं dz की वैल्यू को भी रिप्लेस करके लिख देती हूँ ए डी टी। नेक्स्ट वाले केस में जो मुझे z की वैल्यू मिली है दैट इज़ a प्लस आयोटा ए टी, जो भी पूरी वैल्यू है उसका हम यूज़ करेंगे, a प्लस आयोटा ए टी। dz की वैल्यू निकालो यहाँ से, a कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, आयोटा a डी टी। अगेन यहाँ पर हम dz की जगह पर चेंज कर देते हैं इसको, dz की जगह पे आ जाएगा आयोटा a, यहाँ पे स्क्वायर डी टी। इसको भी अगर आप कंबाइन करके लिखोगे तो ये भी हो जाएगा स्क्वायर। लास्ट केस है थर्ड केस, देखिए यही सेम है यहाँ पर। अब हम पहला पॉइंट हो जाएगा a प्लस आयोटा a 1 माइनस टी, दूसरा पॉइंट 0 है इसलिए मैं इसको नहीं लिख रही। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा a प्लस आयोटा a, जब हम t से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए टी माइनस आयोटा a माइनस आयोटा a टी। इसका आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 0, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा dz इज इक्वल्स टू माइनस a डी टी माइनस आयोटा a डी टी। अब इसका आप रियल पार्ट ले लो, रियल पार्ट होगा इसमें a माइनस ए टी और dz की जगह पर ये आ जाएगा माइनस a डी टी माइनस आयोटा a डी टी। ओके, अब कुछ नहीं, बस हमें इसे सॉल्व करना है। जब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, लिमिट सबकी 0 to 1 है, लाइन सेगमेंट में मैंने आपको बताया था, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर टी है, सो a स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगेगी फ्रॉम 0 to 1। तो यहाँ पर सिंपली हमें मिल जाएगा, मैं ब्लू से लिख दे रही हूँ, इसका आंसर हमें मिला a स्क्वायर बाई 2। नेक्स्ट आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर हमें मिलेगा आयोटा a स्क्वायर, ओके, टी होगा तो लिमिट लगने के बाद हमें सिर्फ आयोटा a स्क्वायर मिलेगा, ये प्लस में चल रहा है। इसको सॉल्व करने से पहले हम इससे एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा माइनस a स्क्वायर डी टी
माइनस आयोटा ए स्क्वायर डी टी प्लस ए स्क्वायर टी डी टी एंड लास्ट में हो जाएगा प्लस आयोटा ए स्क्वायर टी डी टी। अब सिंपली हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, वी विल गेट माइनस ए स्क्वायर माइनस आयोटा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस आयोटा ए स्क्वायर बाई 2। अब ये सारी वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं। अब हमें इनको ऐड करना है। सो ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर हो जाएगा और ये सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये 3 टर्म्स चली गई, ये चला गया, यहाँ से ये चला गया, यहाँ से ये चला गया। देन उसके बाद ये आयोटा ए स्क्वायर एंड आयोटा ए स्क्वायर बाई 2 की टर्म्स यहाँ पर हमारे पास बची हैं। और ये था हमारे पास माइनस का, ये माइनस का टर्म है, ये रहा ना नेगेटिव है, तो ये कैंसिल हो गया। सिर्फ हमारे पास जो बचा है दैट इज आयोटा ए स्क्वायर बाई 2। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा।